दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अजूबा होने वाली है जो हमारे समाज को सावधान करने वाली है। तो दोस्तों, आइए जिसकी कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। मेरी माँ विधवा है। मैं उनकी एकलौती बेटी हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद मेरी माँ राजेश अंकल से शादी करने के लिए राजी हुई थी, मगर जब मुझे राजेश अंकल की सच्चाई का पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे मुंह से निकला, अरे यह तो एक। आइए दोस्तों, मेरी आप बीती कहानी अब मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी आप बीती कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आप भी सावधान हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम मेघा है। मेरी उम्र 18 वर्ष है और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। जब मैं सिर्फ 6 वर्ष की थी तभी मेरे पिताजी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मेरे नाना जी मेरी माँ के लिए एक से एक रिश्ता लेकर आए थे। मेरे नाना नानी चाहते थे कि मेरी माँ को कोई अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए ताकि मेरी माँ का जीवन फिर से खुशहाल हो जाए, मगर मेरी माँ किसी भी से भी शादी करने के लिए राजी नहीं हुई। मेरी माँ ने अपना पूरा जीवन मुझे पालने पोसने एवं मेरे भविष्य को ही सुधारने में संवारने में लगा दी। मेरी माँ एक सरकारी हाई स्कूल में पढ़ाती थी। माँ की सर्विस होने के कारण हमारे घर में कोई भी चीज की अभाव नहीं था। हम लोगों का जीवन हंसते खेलते गुजर रहा था। हम दोनों माँ बेटी एक सहेली की तरह रहते थे, मगर मैं चाहती थी कि काश मेरी माँ के लिए भी कोई अच्छा सा जीवन साथी मिल जाता, क्योंकि मैं भी तो बड़ी हो रही हूँ। एक न एक दिन तो माँ को मुझे विदा करना ही पड़ेगा। फिर माँ बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी और उसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 38 वर्ष ही तो है। अभी तो उसका पूरा जीवन ही पड़ा हुआ है। मैंने पढ़ा है कि जवानी से भी ज़्यादा बुढ़ापे में जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। मैंने कई बार माँ को मनाने का चेष्टा किया। मैंने यहाँ तक कि कहा कि चलो पेपर में विज्ञापन दे देते हैं कि तलाकशुदा या जिसकी पत्नी मर गई है ऐसा जीवन साथी चाहिए, मगर वह शादी के लिए राजी ही नहीं होती थी। मेरी माँ ने मेरे लिए क्या नहीं किया, अपना पूरा जीवन ही मेरे लिए न्यौछावर कर दिया था। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता, कर्तव्य बनता है कि मैं भी उसके जीवन के बारे में कुछ सोचूं। मेरे घर में अक्सर एक अंकल आते थे जिनका नाम था राजेश चौधरी और वो एक बैंक में काम करते थे। राजेश अंकल बहुत स्मार्ट थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे 40 वर्ष के हैं। शादी के पहले माँ राजेश अंकल को पसंद करती थी, मगर मेरे नाना जी को राजेश अंकल पसंद नहीं थे। उनकी अपनी पत्नी सीमा अंती से 10 वर्ष पहले ही डिवोर्स हो चुकी थी। मुझे लगता है राजेश अंकल मेरी माँ को अभी भी पसंद करते हैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैंने किसी तरह अपनी माँ को राजेश अंकल के लिए राजी करवा लिया है। राजेश अंकल भी राजी हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि 2 महीने के अंदर ही दोनों की शादी होने वाली है। मेरी बरसों का सपना पूरा होने वाला है। अब मुझे इस घर से विदा होते समय इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि मेरी माँ को कोई देखने वाला नहीं है। एक दिन दोपहर को राजेश अंकल मेरे घर पर आए थे। उस वक्त मेरी माँ स्कूल से नहीं आई हुई थी। मैं कॉलेज से आ चुकी थी, इसलिए मैं घर पर ही अकेली थी। राजेश अंकल का घर पर आना अब तो एक स्वाभाविक बात बन चुकी थी, क्योंकि अब तो वे मेरे पिता बनने वाले थे। आते ही उन्होंने कहा, मेघा, मुझे पता है
तुम्हें नोवेल पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं तेरे लिए दिल्ली से एक नोवेल लाया हूँ और साथ में तेरे लिए एक लहंगा भी। मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली जाकर भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा और मेरे पसंद की चीज़ लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, तुम पहले अपनी आंख बंद करो, तब मैं तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे हाथ में रखूँगा। मैंने खुशी खुशी अपनी आंख को बंद कर ली। उन्होंने मेरे हाथ पर दोनों गिफ्ट को रखा और अचानक पीछे से मेरे दोनों छाती पकड़ ली। मुझे लगा कि शायद मुझे ही कुछ गलतफहमी हो रही है, क्योंकि वे तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो वे मेरे पिता बनने वाले हैं। लेकिन जब वे अपनी मुट्ठी को की पकड़ को सख्त करने लगे तो मैं समझ गई कि इसमें कोई गलतफहमी नहीं है और उनकी नीयत क्या है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को उनसे छुड़ाकर बाथरूम में भागी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली। वे भी मेरे पीछे पीछे आए और बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगे, पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने कहा, मेघा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी माँ आरती को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि जो मेरे पिता बनने वाले हैं वही मेरे साथ ऐसा करेंगे। राय शंकर की बात सुनकर मुझे उनसे बहुत घृणा होने लगी। मेरे पिताजी एक प्रेममय देवता तुल्य व्यक्ति थे और उनके सिंहासन पर मैं इस राक्षस को बैठाने जा रही थी, जिसे मैं एक रक्षक समझ रही थी, वही एक भक्षक निकला। छी, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मैं रोने लगी और रोते रोते मैंने कहा, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं खिड़की से दरवान अंकल को बुलाऊंगी, फिर पुलिस को भी फोन करूंगी। राय शंकर बोले, मेघा प्लीज बाहर निकलो, इतनी छोटी सी बात को इतना सीरियस क्यों लेती हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं तो यूं ही तुमसे मजाक कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ और बोलते, मैं गुस्से में अपनी दांत को नीच कर चिल्लाकर बोली, आप जाते हैं तो मैं पुलिस को बुलाऊं? उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं। और वे जाने लगे, मगर जाते जाते उन्होंने कहा, मेघा मूर्ख लड़की, मैं जाते जाते तुम्हें बता देता हूं कि इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखना, नहीं तो तुम्हारे ही नुकसान होने वाला है। और वैसे भी तुम्हारी बातों का विश्वास कौन करेगा? तुम्हारी माँ तो मेरे प्यार में अंधी हो चुकी है, वह तो होने वाले अपने पति का ही पक्ष लेगी। फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, फिर बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैंने बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखा, राय शंकर जा चुके थे। मैं बाथरूम से निकलकर पहले मेन गेट को अंदर से बंद किया और सोफा पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। माँ को मनाने के लिए मैंने एड़ी चोटी एक कर दी थी। सोची थी माँ को सहारा मिलेगा और मुझे भी पिता का प्यार, पर आज राय शंकर के चेहरे से मुखौटा उतर चुका था। आज माँ कुछ देर से घर लौटी थी। लगता है माँ ने कुछ मार्केटिंग किया था, क्योंकि उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। आज माँ बहुत खुश नजर आ रही थी। बरसों बाद मैंने उसके चेहरे पर ऐसी खुशी देखी थी। बेडरूम में जाकर माँ ने मुझे पुकारा। मैं माँ के पास गई। वह खुशी के मारे कोई गाना गुनगुना रही थी। माँ के मुख से गाना सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया था, आज उसी के जीवन में खुशी के कुछ पल लौटने वाले थे। माँ की खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत थी।
बरसों बाद माँ को इतना खुश देखकर मेरी आत्मा ने मुझे रोक दिया। मैं जहर की घूंट पी गई और मुंह को बंद कर लिया। माँ ने कहा, देख, पॉल ब्रदर्स से मैं मैचिंग करके 2 सिल्की साड़ी लाई हूँ। कल हम दोनों इसे पहनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, बोल। मैंने कहा, क्यों माँ, कल क्या है? माँ ने कहा, वाह, भूल गई, कल महिला दिवस है ना। और इस अवसर पर तुम्हारे राजेश अंकल ने हम दोनों को एम्पायर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया है, जिसके लिए उन्होंने हम तीनों के लिए पहले से ही टेबल भी बुक करके रखा है। कल हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। जानती है, इतना दामी रेस्टोरेंट में भाग्य वाला ही जाता है। तुम्हारे राजेश अंकल कितने अच्छे हैं जो हमें ऐसा रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने कहा, हाँ माँ, ये तो बात सही है। राजेश अंकल के बारे में बात करते करते माँ के दोनों गाल गुलाबी रंग के दिख रहे थे। लग रहा था जैसे पतझड़ के बाद बसंत आ गया हो। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बेचारी कितनी मासूम थी, अनजान थी, सीधा और सरल थी। यह सोचकर मुझे रोना आ रहा था, पर मैंने अपने आप को नियंत्रण किया। दूसरे दिन हम लोग शाम को 7 बजे वही नई साड़ी पहनकर रेस्टोरेंट के लिए निकले थे। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होने पर ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों बहनें हैं। हम लोगों का परफ्यूम धम धम महक रहा था। ऑटो रिक्शा से हम लोग ठीक शाम को 7:30 बजे रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। सुंदर साज सज्जा के कारण रेस्टोरेंट काफी गॉर्जियस लग रहा था। सीलिंग से दामी दामी झाड़ झूमर लटक रहे थे। पॉलिश की हुई कुर्सियां, मखमली गद्दे और कांच के चमकदार टेबल काफी आकर्षित दिख रहे थे। ऐसा रेस्टोरेंट मैंने पहली बार देखा था। लगभग सारे टेबल भरे हुए थे। एक खिड़की के किनारे के टेबल पर राजेश अंकल हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। हम लोगों के पहुंचते ही राजेश अंकल ने कुर्सी खींचकर स्वागत करते हुए हम लोगों को बैठाया। हम लोगों के बैठते ही वेटर ने 3 गिलास पानी के साथ एक मेनू कार्ड भी हम लोगों को दे दिया। राजेश अंकल बहुत स्मार्ट दिख रहे थे। वे ब्लू जीन्स और सफ़ेद शर्ट इन करके पहने हुए थे। वे बोले, तुम लोग आ गए, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हम लोगों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, ये साड़ियाँ तुम लोगों पर बहुत जच रही है। आज तुम लोग काफ़ी सुंदर लग रहे हो। मेघा बेटी तो एकदम प्रीटी डॉल लग रही है। उनके मुख से बेटी शब्द सुनकर मुझे बहुत घृणा हो रही थी। बात करते करते उन्होंने टेबल के नीचे से मेरे पैर पर अपना पैर रख दिया। मैंने अपना पैर हटा लिया। मैं सोच रही थी, इंसान इतना कैसे गिर सकता है। इनके चरित्र के कारण ही शायद सीमा आंटी ने इनको डिवोर्स दे दिया होगा। मेनू कार्ड को देखते हुए माँ बोली, आज राजेश अंकल की पसंद से ही हम लोग खाना खाएंगे। फिर अंकल ने मटन बिरयानी का ऑर्डर दिया और थोड़ी देर बाद 3 प्लेट मटन बिरयानी टेबल पर आ गए। माँ को खुश देखकर राजेश अंकल अंदाजा लगा चुके थे कि मैंने माँ को कुछ नहीं बताया है। राजेश अंकल अपने पॉकेट से एक सोने की अंगूठी निकालकर माँ को पहना दिया और कहा, हैप्पी एंगेजमेंट। अंगूठी को चूमकर माँ बोली, थैंक यू। हम लोगों के ठीक बगल वाले तीसरे रो में एक टेबल पर 4 जवान लड़कियां
बैठी हुई थी। चारों लड़कियां पैंट शर्ट पहनी हुई थी और बार बार रायस अंकल को देख रही थी। अंकल भी उन चारों लड़कियों को देख रहे थे। उनमें से एक ने अंकल को आंख मार दी। अंकल मुस्कुराए। माँ ने पूछा, क्या बात है, अचानक क्यों हंसे? अंकल बोले, कोई बात नहीं है, ऑफिस की एक घटना याद आ गई थी। तब तक वेटर बिल लेकर आ गया था। अंकल ने बिल के साथ वेटर को टिप्स भी दिया। वेटर बहुत खुश हुआ और नमस्ते सर बोलकर चला गया। माँ डिनर शेष करके रुमाल से हाथ पोंछते हुए रायस अंकल से बोली, राजेश जी, आप तो जानते ही हैं कि मेघा ही मेरी सारी दुनिया है। उसी के लिए जीती हूँ, उसी के लिए मरती हूँ। भगवान जानता है कि मेघा को पालने के लिए मुझे कितनी खुशियों को कुर्बान करना पड़ा। काश हमारी शादी 10 वर्ष पहले हुई होती तो हम दोनों मिलकर मेघा को पालते। हम लोगों का जीवन कितना सुखमय होता। अंकल बोले, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। इतना कहते हुए अंकल फिर मेरे पैर पर अपना पैर रख दिए। मैंने फिर अपना पैर हटा लिया। माँ फिर बोली, राजेश जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? अंकल बोले, नहीं आरती, तुम्हारी बात सुनने के लिए तो मेरे कान तरसते रहते हैं। बोलो, क्या बात बोलना चाहती हो? माँ बोली, आज आपकी पहली पत्नी सीमा से बात हुई थी। वह बहुत कुछ आपके बारे में बता रही थी। सीमा आंटी की बात उठते ही रायस अंकल का चेहरा थोड़ा फीका पड़ चुका था। अंकल बोलने लगे, क्या जरूरत थी उससे बात करने की, वह तो हमारा दुश्मन है। माँ बोली, देखिए राजेश जी, आखिर आप हमेशा के लिए मेरे जीवन साथी बनने वाले हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपको जांच लूं, परख लूं कि आप कैसे इंसान हैं। अचानक माँ के मुख से इस तरह की बातें सुनकर रायस अंकल चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगा था और वे घबराकर पूछ बैठे, क्या बोली है सीमा? माँ बोली, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा आपके बारे में बोल रही थी। आपके बारे में कि आप छोटी छोटी लड़कियों को जहाँ तहाँ हाथ लगा देते थे, विशेषकर घर में काम करने वाली लड़कियों पर आप बुरी नज़र रखते थे। अंकल अपना बचाव करते हुए बोले, ये सरासर गलत इल्जाम है मेरे ऊपर। सीमा झूठ बोल रही है। माँ बोली, चलो मानती हूँ कि सीमा झूठ बोल रही है, तो क्या मेरी लड़की भी झूठ बोलेगी? अंकल बोले, कौन, मेघा? मेघा क्या बोली है तुमसे? माँ बोली, कल दोपहर को आप मेघा के साथ क्या किए थे? माँ की बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई कि माँ को कैसे पता है कि कल दोपहर को क्या हुआ था, जबकि कल की घटना के बारे में मैंने माँ को कुछ भी नहीं बताया था। जब राजेश अंकल को लगा कि वे अब घिर चुके हैं तो वे झूठ का सहारा लेते हुए बोले, सुनो आरती, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब बात उठ ही चुकी है मैं तुम्हें सच बता देना चाहता हूँ। और वे इंग्लिश में बोले, शी ट्राइड टू टेक मी टू योर बेड, यानी कल मेघा मुझे तुम्हारे बेडरूम में ले आने की चेष्टा कर रही थी, पर मैंने अपने आप को किसी तरह से बचाया। और क्या बोलती है मेघा पता है तुम्हें? माँ ने अंकल से पूछा, क्या बोलती है मेघा? फिर अंकल बोलने लगे, जानती हो वह क्या बोलती है कि मेरे रहते हुए आप मेरी माँ से क्यों शादी कर रहे हैं? सोच सकती है आरती कैसी हो गई है यह लड़की। अंकल का झूठ सुनकर गुस्सा के मारे मेरे तो कान गर्म हो गए थे। लग रहा था कि मैं अंकल का कॉलर पकड़ लूं, पर मैं चुप रही। माँ अचानक गुस्सा हो गई और बोलने लगी, आज के बाद आप मेरे घर में कदम भी मत रखिएगा, करैक्टरलेस धोखेबाज लंपट कहीं का।
रायस अंकल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर अचानक बोलने लगे, देखो आरती, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, जब वह प्यार में विफल हो जाता था तो लड़की को बदनाम कर देता था कि वह मेरे संग सोई है। माँ बोली, मगर उसकी कहानी आप मुझे क्यों बता रहे हैं? रायशंकर बोले, मैं भी सबको हल्ला कर दूंगा कि तुम दोनों माँ बेटी मेरे संग सोई हो। देखता हूँ कि तुम दोनों समाज में कैसे मुंह दिखाती हो। माँ बोली, चलिए समझ में आ गया कि आप क्या बोलना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। माँ अचानक चेयर से उठकर खड़ा हो गई और चम्मच से गिलास बजाते हुए रेस्टोरेंट के सभी गेस्ट को संबोधित करते हुए बोली, प्लीज आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा। एक विशेष घोषणा है। रेस्टोरेंट में बैठे सभी गेस्ट माँ की ओर घूमकर देखने लगे। सभी लोग चुपचाप होकर सुनने के लिए उत्सुक थे कि आखिर घोषणा किस बात की होने वाली है। माँ ने कहा, आप सभी को मेरी ओर से महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। फिर वह बोली, आज हम दोनों की शादी का इंगेजमेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमें आशीर्वाद दें। रायस अंकल मुझे आंख मारते हुए बोले, देखी मेघा, तुम्हारी माँ को जरा सा भय दिखाया तो वह सही रास्ता पर आ गई। मैं असहाय नजरों से माँ की ओर देख रही थी। माँ राजेश अंकल की ओर इशारा करते हुए बोली, ये राजेश चौधरी हैं। सभी लोग राजेश अंकल की ओर देखने लगे। फिर माँ अंकल से बोली, आप बैठे क्यों हैं, मेरे पास आइए। अंकल आकर माँ के पास खड़े हो गए और सभी की ओर हाथ दिखाते हुए हंसते हंसते हाथ हिलाकर सभी को अभिनंदन करने लगे। और फिर माँ मेरी ओर इशारा करते हुए बोली, और यह है मेरी बेटी मेघा। मैं शर्मा गई क्योंकि अचानक सभी लोग मुझे देखने लगे। माँ बोली, अभी मेरी घोषणा को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा प्लीज। बहुत लोग हाथ ताली देने के लिए अपना हाथ बाहर निकाल चुके थे। अब माँ सबको बताने लगी, देखिए 2 महीना बाद हम दोनों की शादी होने वाली है, मगर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वे मुझे बचा लिए। कल दोपहर को जब मैं घर पर नहीं थी तब इस व्यक्ति ने मेरी लड़की को रेप करने की चेष्टा किया था, मगर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा का नाम सुनते ही राजेश अंकल के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। माँ फिर बोली, मैं कल रात ही थाना में जाकर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दे चुकी हूँ और आपके सामने ये जो चारों लड़कियां बैठी हैं वे सिविल ड्रेस में पुलिस ऑफिसर हैं। पुलिस ऑफिसर का नाम सुनते ही राजेश अंकल की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। फिर माँ बोली, आप लोगों की जानकारी के लिए यह भी बता देती हूँ कि इस धोखेबाज ने अभी अभी मुझे और मेरी बेटी को बदनाम करने की धमकी भी दी थी और इस नीच व्यक्ति के द्वारा दिया गया सारा वक्तव्य मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस ने और मैंने इस नीच व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया था। इसके सारे गुनाह प्रूफ के रूप में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसे हम लोग इसके बैंक में भी जहां यह काम करता है वहां भी देने वाले हैं, ताकि समाज की इस गंदे क्रिया को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। फिर माँ बोली, अब मैं इस महिला दिवस के अवसर पर आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि इस पापी के साथ क्या करना चाहिए। इसे माफ कर देना चाहिए या सजा दिलवानी चाहिए। सभी गेस्ट अपना हाथ उठाकर बोलने लगे, मैडम बिल्कुल नहीं, ऐसे भेड़िए दरिंदे हमारे भद्र समाज में रहने लायक नहीं है। इसकी जगह तो सिर्फ
और सिर्फ जेल ही है। यह तो भाग मनाइए कि आपने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, नहीं तो यह तो उल्टा आप लोगों को ही फंसा देता। और अगर आपकी बेटी अगर बाथरूम नहीं भागी होती तो यह तो उसे भी रेप कर चुका होता। इसके बाद राजेश अंकल का चेहरा देखने लायक था। उनकी दशा एक भींगा कौवा की तरह लग रहा था। वे माँ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, दया की भीख मांगने लगे। शिकारी खुद शिकार बन चुका था। आज माँ पर मुझे बहुत गर्व हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह इस महिला दिवस पर समाज को बोलना चाह रही है कि महिला तभी तक कमजोर है जब तक वह अपने आप को कमजोर समझती है, वरना वह तो एक शेरनी है। अंत में सभी गेस्ट उठकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। इसके बाद चारों लड़कियां उठकर आईं और राजेश अंकल को हथकड़ी पहनाकर धक्का मारते मारते रेस्टोरेंट से बाहर ले गई और हम लोग भी रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। घर लौटते समय मैंने माँ से पूछा, इतना बड़ा चमत्कार तुमने किया कैसे? माँ बोली, सीसीटीवी कैमरा की सलाह मुझे राजेश अंकल की पत्नी सीमा ने दी थी और उसने कहा था कि इस बात को गुप्त रखें। मैं रोज सोने से पहले सीसीटीवी कैमरा को चेक करती थी। कल रात भी जब तुम सो चुकी थी तो मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया था। तभी मुझे पता चला कि इस राक्षस का असली रूप क्या है। कल जब मैंने थाने में सीसीटीवी कैमरा फुटेज जमा किया था और उन्हें रेस्टोरेंट में इनवाइट के बारे में बताया था, तभी चारों पुलिस ऑफिसर ने अपना प्लान बना चुके थे। फिर माँ बोली, बेटा यह बात भी जान लो कि संसार में सभी लोग बुरे नहीं हैं। इस संसार में अच्छे लोग भी रहते हैं, तभी तो यह दुनिया चल रही है। हमें ठोकर लगने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही ठोकर हमें मजबूत बनाता है और जीवन जीने का असल सबक सिखाता है। हम दोनों माँ बेटी घर पहुंचकर खूब हंस रहे थे।